25 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ जो वास्तव में संभव नहीं होना चाहिए था। एक ऐतिहासिक बर्फीला तूफान समाप्त हो गया और पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय मौसम सेवा अलर्ट की संख्या एक साथ कम होने के बजाय बढ़ गई। एक ही समय में 616 सक्रिय चेतावनियां, जो बर्फीले तूफान के चरम के दौरान भी अधिक थीं। अलास्का में तूफान जैसी हवाएं, दक्षिणी कैलिफोर्निया में 90 डिग्री तापमान, 20 इंच बर्फ और कोलोराडो में 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके एक साथ 100 मील की दूरी पर। एक नमी की विसंगति इतनी सांख्यिकीय रूप से चरम थी कि ये लगभग 3.5 मिलियन अवलोकनों में एक बार दिखाई देती है। हर दिशा में एक ही पैटर्न, सब एक साथ। और अगर आपको लगता है कि ये 5 अलग अलग कहानियां हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये 5 चेहरों वाली एक कहानी है। अगर इसने आपको अपनी ओर खींचा है तो मेरे साथ बने रहें, सदस्य डालें, क्योंकि ये पैटर्न अभी भी विकसित हो रहा है और हमने इसे ट्रैक करना बंद नहीं किया है। एक टिप्पणी छोड़ें जिसमें मुझे बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और क्या इनमें से कोई भी आपके क्षेत्र को अभी प्रभावित कर रहा है। और अगर आप स्काईलैब को बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो इसे साझा करें। आप ही कारण हैं कि हम ये सब जारी रख सकते हैं। अब इसमें उतरते हैं। सोजा 16 वो संख्या 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय मौसम सेवा की स्क्रीन पर दिख रही थी और ये अभी भी बढ़ रही थी। एक तूफान के लिए 616 चेतावनियां नहीं, एक ही प्रकार के खतरे की एक प्रणाली से नहीं, जो पूरे देश में फैल रही थी। ज़ारदो 16 एक साथ सक्रिय अलर्ट, तूफान जैसी हवाएं, जंगल की आग की स्थिति, नदी में बाढ़, बर्फीले तूफान जैसी बर्फ और अत्यधिक तापमान, सभी एक ही समय में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक ही बुधवार की सुबह यहाँ वो है जो इस संख्या को वास्तव में अजीब बनाता है। कुछ ही दिन पहले पूर्वी तट हाल की स्मृति के सबसे नाटनात्मक बर्फीले तूफानों में से एक के नीचे दब गया था। जब उस प्रणाली का चरम था, तब अलर्ट की संख्या लगभग 550 तक पहुंच गई थी, जो पहले से ही एक महत्वपूर्ण संख्या थी। फिर बर्फीला तूफान समाप्त हो गया। बोस्टन और न्यूयॉर्क पर बर्फ गिरना बंद हो गई, आपातकालीन घोषणाएं हटा ली गईं और अलर्ट की संख्या कम नहीं हुई। बर्फीले तूफान के कम होने पर ये 550 से 552 हो गई और फिर आधार रेखा की ओर गिरने के बजाय ये बढ़ती रही। जब हम अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तब तक 616। ये ऐसे काम नहीं करता है। जब अलर्ट को चलाने वाला तूफान समाप्त होता है तो अलर्ट समाप्त हो जाते हैं, संख्या गिर जाती है, वातावरण सांस लेता है। सिवाय इस बार ऐसा नहीं हुआ और इसका कारण आपको अमेरिकी वातावरण में वास्तव में क्या हो रहा है इसके बारे में सब कुछ बताता है। अभी ये एक ही दिन में होने वाली 5 अलग अलग मौसम कहानियां नहीं हैं। ये एक कहानी है, एक प्रवर्धित वायुमंडलीय संरचना जो 5 बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में 5 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से खुद को व्यक्त कर रही है। बर्फीला तूफान सुलझा नहीं, ये बदल गया। वही दबाव विन्यास जिसने पूर्वी तट को दबा दिया था, उसने अपनी ऊर्जा को पुनर्वितरित किया। और जो आप अब देख रहे हैं वो इसका परिणाम है, एक पैटर्न जो शांत नहीं हुआ, ये बस बदल गया। आइए जल्दी से तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि इसका दायरा मायने रखता है। अलास्का की खाड़ी में राष्ट्रीय मौसम सेवा तूफान जैसी हवाएं जारी कर रही थीं। हवा की चेतावनियां लाक्षणिक नहीं थीं, बल्कि खुले पानी पर 64 समुद्री मील से ऊपर की वास्तविक निरंतर हवाएं थीं। दक्षिणी कैलिफोर्निया फरवरी के अंतिम सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पूर्वानुमानित उच्च तापमान देख रहा था। उत्तरी कैलिफोर्निया की नदियां बाढ़ के स्तर की ओर बढ़ रही थीं, जिसमें ईल नदी पहले ही मध्यम बाढ़ के स्तर को पार कर चुकी थी। कोलोराडो में तलहटी के साथ चलने वाली एक ही रिज, डिकोटा हिल नामक स्थान पर एक साथ 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके दर्ज कर रही थी। इससे डेनवर में 71 डिग्री का लगभग रिकॉर्ड तोड़ तापमान पैदा हुआ और पार्क और मेडिसिन बो रेंज में 10 से 20 इंच भारी गीली बर्फ गिरी। ये सब एक दूसरे से 100 मील के भीतर था। सेंट्रल प्लेन्स और रॉकीज रेड फ्लैग आग की चेतावनियों के अधीन थे। पूर्वोत्तर अभी भी बर्फीले तूफान से बचे हुए ठंडे गुंबद के नीचे था और झील प्रभाव और लघु तरंग बर्फ प्रणालियों से प्रभावित हो रहा था। और अंतरिक्ष में, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। एक मौसम प्रणाली एक ही समय में 90 डिग्री गर्मी और 20 इंच बर्फ कैसे पैदा करती है? तूफान समाप्त होने के बाद अलर्ट की संख्या कैसे बढ़ जाती है? और एक रिज ट्रफ विन्यास का वास्तव में इनमें से किसी से क्या लेना देना है? इसका उत्तर एक अवधारणा है जिसे दबाव ढाल सुपरस्ट्रक्चर कहा जाता है। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ का भौतिकी विदेशी या विवादास्पद नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो पाठ्यपुस्तक रॉसबी तरंग व्यवहार है, ग्रह स्तरीय वायुमंडलीय तरंगे जो जेट स्ट्रीम को रिज और ट्रफ में
उच्च दबाव वाले गुंबदों और कम दबाव वाले चैनलों में व्यवस्थित करती हैं। रॉसबी तरंगें हमेशा मौजूद रहती हैं। वे हमेशा मौसम को आकार देती हैं। जो हमेशा मौजूद नहीं रहता वो इस स्तर का आयाम है। रिज और ट्रफ के बीच इस हद तक विपरीतता इतने दिनों तक बनी रहती है, इस स्तर की तीव्रता पर इतने सारे एक साथ चरम पैदा करती है, तंत्र समझा जाता है। परिमाण ही कहानी है और परिमाण ही वो है जिसके बारे में हमें आगे बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरे महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला 100 डिग्री का तापमान अंतर सिर्फ एक नाटकीय आंकड़ा नहीं है। ये इंजन है, ये ईंधन है। यही कारण है कि 616 अलर्ट एक साथ सक्रिय हैं और यही कारण है कि संख्या गिरने के बजाय बढ़ती रहती है। वातावरण इतनी थर्मल विपरीतता के साथ क्या करता है? जब स्ट्रीम के पास काम करने के लिए इतनी ऊर्जा होती है तो वो क्या करता है? यहीं से ये कहानी वास्तव में परेशान करने वाली हो जाती है। अभी पूरे महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान अंतर है और ये संख्या कोई जिज्ञासा नहीं है। ये एक संरचनात्मक स्थिति है। ये वो चीज है जो उस 616 अलर्ट बोर्ड पर बाकी सब कुछ संभव बनाती है। और ये समझने के लिए यहां रुकना उचित है कि क्योंकि अत्यधिक मौसम की अधिकांश कवरेज गर्मी और ठंड को अलग अलग कहानियों के रूप में, विरोधी टीमों के रूप में, ऐसी चीजों के रूप में मानती है जो एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। वे वायुमंडल में ऐसा नहीं करते, वे एक दूसरे को बढ़ाते हैं। वायुमंडल को कुछ ऐसा समझें जो महाद्वीप के एक तरफ गर्म हवा, दूसरी तरफ ठंडी हवा को बराबर करना चाहता है और इनके बीच एक दबाव ढाल जिसे द्रव गतिकी का भौतिकी स्थिर नहीं रहने देगा। दबाव ढाल बल, सीधे शब्दों में कहें तो वो बल है जो हवा को उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से चलाता है कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर। वो ढाल जितनी तीव्र होगी, अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के बीच की दूरी उतनी ही संकुचित होगी, प्रतिक्रिया उतनी ही हिंसक होगी। आप इसे एक संबंध के रूप में लिख सकते हैं। बल दबाव के ढाल के ऋणात्मक के बराबर होता है। सघन ढाल, मजबूत बल, तेज हवाएं, अधिक उत्थापन, सिस्टम के लिए अधिक ऊर्जा उपलब्ध। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है 25 फरवरी को कोलोराडो के डकोटा हिल में दर्ज 83 मील प्रति घंटे की हवा का झोंका किसी स्थानीय तूफानी हवा की घटना से उत्पन्न नहीं हुआ था। ये पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर स्थित गर्म उच्च दबाव वाली हवा की एक रिज और महाद्वीप के मध्य और पूर्वी हिस्सों में घुसने वाली ठंडी कम दबाव वाली हवा की एक गहरी गर्त के बीच एक असाधारण रूप से तीव्र दबाव ढाल द्वारा उत्पन्न हुआ था। वो सीमा जितनी सघन होगी, वो ढाल जितनी संकुचित होगी, हवा उतनी ही तेजी से उसके पार गति करेगी। कोलोराडो बस सीधे विभक्ति बिंदु पर स्थित था। यही कारण है कि कोलोराडो को एक साथ तीनों चरम सीमाएं मिली, लेकिन हम उस पर वापस आएंगे। वही ढाल जिसने उन हवा की गति को उत्पन्न किया, कोलोराडो रॉकीज के ऊपर एक साथ अन्य चीजें भी कर रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से चलती हवा पश्चिमी ढलानों पर ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है, ठंडी होती है, संतृप्त होती है और भारी मात्रा में वर्षा करती है, जिसका मतलब फरवरी के अंत में ऊंचाई पर बर्फ होता है। लेकिन वही हवा जो पहाड़ों के पश्चिमी किनारे पर ऊपर उठती है, पूर्वी किनारे पर उतरती है, एडियाबेटिक रूप से संपीड़ित होती है। ये संपीड़न तापन है। यही कारण है कि डेनवर 71 डिग्री के करीब पहुंच रहा था, जबकि 40 मील पश्चिम में बर्फ को फीट में मापा जा रहा था। इस बीच वही दबाव विन्यास अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। रिज और गर्त के बीच थर्मल कंट्रास्ट द्वारा चैनलित और त्वरित जेट स्ट्रीम उत्तरी कैलिफोर्निया में नमी का एक गुच्छा पहुंचा रही थी। ये वायुमंडलीय जलवाष्प का एक गलियारा है जिसे ईल, रूसी, नेवादा और सैक्रामेंटो के साथ नदी घाटियों में एक साथ अवशोषित करने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। उसी समय दक्षिणी कैलिफोर्निया रिज की गर्म नीचे उतरती हवा के नीचे बैठा था, नमी से अछूता मई के तापमान पर तप रहा था। अलास्का में खाड़ी में गहराता कम दबाव वाला सिस्टम जो खुले पानी पर तूफान बल वाली हवाएं उत्पन्न कर रहा था, उसी विस्तारित प्रशांत जेट द्वारा पोषित हो रहा था, जिसे रिज गर्त विन्यास फैला रहा था और तीव्र कर रहा था। चक्रवात अकेले नहीं आया। ये इसलिए आया क्योंकि ऊपरी स्तर की गर्त ने एक शक्तिशाली सतही निम्न को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊपरी विचलन प्रदान किया, जिसके पास फिर काम करने के लिए खुले महासागर का एक विशाल क्षेत्र था। इनमें से हर एक घटना, कोलोराडो के झोंके, कैलिफोर्निया का विभाजन, अलास्का का समुद्री तूफान, पूर्वोत्तर का ठंडा गुंबद, मैदानी इलाकों में आग का खतरा, एक मूल स्थिति से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका के ऊपर बैठी एक प्रवर्धित ग्रहीय तरंग, एक तापमान अंतर के साथ जो जेट स्ट्रीम हवाओं और हजारों मील तक असामान्य तीव्रता के दबाव ढालों को एक साथ उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त बड़ा है, यहां वो हिस्सा है जो आपको देखते रहने के लिए प्रेरित करेगा। वो तापमान अंतर, वो 100 डिग्री का फैलाव
केवल उन चरम सीमाओं को उत्पन्न नहीं करता जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये उन विसंगतियों को उत्पन्न करता है जो हमारे मॉडल भी ध्यान में रखते हैं, उनके सांख्यिकीय किनारे पर। उन विसंगतियों में से एक कोलोराडो के ऊपर हवा के एक ही स्तंभ में दिखाई दी और ये सामान्य से 5 मानक विचलन ऊपर मापी गई। यदि आप जानते हैं कि सांख्यिकीय रूप से इसका क्या मतलब है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि वो संख्या क्यों मायने रखती है। यदि आप नहीं जानते तो मुझे एक्ट 2 में 90 सेकंड दें, क्योंकि ये सब कुछ फिर से परिभाषित करता है। लेकिन पहले कोलोराडो 100 मील। कोलोराडो 1 3 एक साथ चरम सीमाएं जो हर उचित अपेक्षा से सह अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। चलिए वहां चलते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि एक एकल प्रवर्धित दबाव ढाल वास्तव में मानव बुनियादी ढांचे और जीवन के अनुभव के परिदृश्य पर क्या कर सकता है, तो आपको पूरे देश को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस 25 फरवरी 2026 को कोलोराडो तलहटी से पार्क और मेडिसिन बो पर्वत श्रृंखलाओं तक फैली 100 मील की पट्टी को देखने की आवश्यकता है। डेनवर के पश्चिम में तलहटी में स्थित डकोटा हिल में उपकरणों ने 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का झोंका दर्ज किया। उस संख्या के परिमाण के बारे में स्पष्ट होने के लिए ये फरवरी में एक स्थलीय स्थान पर तूफान समकक्ष हवा की गति है। वे हवाएं रिज के बीच तीव्र ढाल द्वारा संचालित पश्चिम में प्रेरित उच्च दबाव और गर्त ने कम दबाव को मजबूत किया। पूर्व की ओर खुदाई करते हुए हम रॉकीज के पूर्वी ढलान पर हवा को तेज कर रहे हैं, जिसे मौसम विज्ञानी डाउनस्लोप विंडस्टॉर्म कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक पर्वत श्रृंखला के ली साइड से उतरती हवा संपीड़ित होती है और तेज होती है, कभी कभी नाटकीय रूप से। कोलोराडो की फ्रंट रेंज सही सिनॉप्टिक सेटअप के तहत इसके प्रति विशेष रूप से प्रवण है और 25 फरवरी 2026 ने इसे जितना अनुकूल सेटअप मिल सकता था उतना ही दिया। वही हवाएं पहाड़ों से पूर्व की ओर बहने वाली गर्म शुष्क हवा के साथ मिलकर सापेक्ष आर्द्रता को एकल अंकों में धकेल दिया। फ्रंट रेंज के ठीक पूर्व में तलहटी और मैदानी इलाकों में पूरे क्षेत्र में लाल झंडे की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये वो सीमा है जिस पर आग तेजी से और अप्रत्याशित रूप से फैल सकती है। ये एक सैद्धांतिक आग का जोखिम नहीं है। ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने पिछले दशक में कोलोराडो की कुछ सबसे विनाशकारी आग को भड़काया है। ऐसी आग जिन्होंने घंटों में समुदायों को जलाकर राख कर दिया। वो ढाल जो डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड गर्मी पैदा कर रहा था, साथ ही तलहटी को एक ज्वलनशील डिब्बे में बदल रहा था, और डेनवर खुद पहाड़ों से 40 मील पूर्व में 5280 फीट की ऊंचाई पर ऊंचे मैदानों पर स्थित था। 25 फरवरी को तापमान लगभग 71 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया। ये उस तारीख के लिए लगभग रिकॉर्ड उच्च तापमान है। वो गर्मी रहस्यमय नहीं है, ये हवा का उत्पाद है। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरते हुए ये प्रति 1000 फीट लगभग 5.5 डिग्री की दर से संपीड़ित हुई मैदानों पर 20 से 30 डिग्री अधिक गर्म होकर पहुंची। डेनवर के मौसम स्टेशन ने इस दिन एडियाबैटिक अवरोहन के थर्मल हस्ताक्षर को लगभग पूरी तरह से मापा। अब दूसरी दिशा में 40 मील पश्चिम की ओर पहाड़ों में पार्क रेंज और मेडिसिन बो में जाएं। जिस समय डेनवर 71 डिग्री के करीब पहुंच रहा था, उसी समय पहाड़ों में बर्फ का जमाव फीट में मापा जा रहा था। राष्ट्रीय मौसम सेवा डेनवर ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 से 20 इंच बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें कुछ क्षेत्रों में सबसे अनुकूल ओरोग्राफिक वृद्धि क्षेत्रों के तहत इससे अधिक होने की संभावना थी। ये ऐसी श्रेणियां हैं जो महत्वपूर्ण बर्फबारी को अवशोषित कर सकती हैं, लेकिन इस बर्फ का चरित्र मायने रखता है। जब हवा गर्म और संतृप्त होती है, जब वायुमंडल में नमी की मात्रा इस दिन की तरह असामान्य रूप से अधिक होती है, तो बर्फ का अनुपात 10 से 1 से नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि बर्फ के पानी के बराबर हर इंच के लिए आपको 10 इंच से कम बर्फ मिलती है। परिणाम स्वरूप भारी गीली घनी बर्फ होती है, जो अपने वजन से पेड़ों की शाखाओं को तोड़ देती है, छतों को ढहा देती है और खड़ी ढलानों पर गीले स्लैब हिमस्खलन की स्थिति पैदा करती है। कोलोराडो का हिमस्खलन सूचना केंद्र अच्छे कारण से इस पर बारीकी से नजर रख रहा था। तीनों स्थितियां 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, रेड फ्लैग आग का खतरा, भारी पहाड़ी बर्फ एक ही छोटी तरंग वाली गर्त द्वारा उत्पन्न हो रही थीं, जो प्रवर्धित पैटर्न से गुजर रही थी, न कि 3 अलग अलग प्रणालियों द्वारा। एक ढाल, एक संरचना, 100 मील के दायरे में 3 एक साथ आपात स्थितियां। कोलोराडो से परे ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये इस बारे में कुछ मौलिक दिखाता है कि ये पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम कर रहा है। वही गतिशीलता जिसने कोलोराडो को 3 एक साथ खतरे वाले क्षेत्रों में विभाजित किया, वो महाद्वीपीय पैमाने पर चल रही है।
रिज और गर्त अपने खतरों को भौगोलिक रूप से अलग रखने के लिए पर्याप्त विनम्र नहीं हैं। वे उन्हें ढेर कर रहे हैं, उन्हें केंद्रित कर रहे हैं, उन स्थानों पर स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जो सीधे ढाल सीमाओं पर हैं, और वे सीमाएं अभी जटिल भूभाग और पुरानी बुनियादी ढांचे वाले घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। डेनवर में राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय ने अपनी मौसम संबंधी चर्चाओं में स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा चिन्हित किया जिसने पूर्वानुमान समुदाय के लोगों को रोक दिया। एक अवक्षेपण योग्य जल विसंगति सामान्य से लगभग 5 मानक विचलन ऊपर मापी गई, 5 सिग्मा। उस वाक्यांश का सांख्यिकी और समझ में एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ है। ये उन सभी चीजों को फिर से परिभाषित करने जा रहा है जिन्हें हमने अब तक कवर किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि 616 अलर्ट एक ऐसी संख्या क्यों है जिससे आपको सहज नहीं होना चाहिए। आइए और गहराई से देखें। अवक्षेपण योग्य जल इस बात का माप है कि सतह से लेकर शीर्ष तक वायुमंडल के एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में कितनी जलवाष्प मौजूद है। यदि आप उस सारी वाष्प को एक साथ संघनित कर सकते हैं और उसे बारिश के रूप में गिरने दे सकते हैं, तो अवक्षेपण योग्य जल आपको बताता है कि आपको कितने इंच बारिश मिलेगी। ये इस बात का सीधा माप है कि वायुमंडल किसी दिए गए स्थान पर कितनी नमी ले जा रहा है। 25 फरवरी 2026 को कोलोराडो के कुछ हिस्सों में अवक्षेपण योग्य जल का मान जलवायु संबंधी सामान्य से लगभग 5 मानक विचलन ऊपर था। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने अपनी तकनीकी चर्चाओं में इसे स्पष्ट रूप से बताया, जिसका अर्थ है कि ये इतना असामान्य था कि परिचालन पूर्वानुमानकर्ताओं ने इसे अपने सहयोगियों के लिए चिन्हित करना अपना कर्तव्य समझा। सांख्यिकीय शब्दों में 5 मानक विचलन का क्या अर्थ है, ये यहाँ बताया गया है। यदि वायुमंडलीय डेटा पूरी तरह से सामान्य रूप से वितरित होता एक बेल वक्र, तो माध्य से 5 मानक विचलन या उससे अधिक दूर एक मान के गिरने की संभावना लगभग 3.5 मिलियन में 1 होती है। आप इसे हर 3.5 मिलियन अवलोकनों में एक बार संयोग से देखने की उम्मीद करेंगे। अब वायुमंडलीय डेटा पूरी तरह से सामान्य नहीं है। टेल इवेंट्स भूभौतिकीय प्रणालियों में एक साधारण गाउसी मॉडल की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक बार होते हैं, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए भी जब NWS 5 सिग्मा सिग्नल को चिन्हित करता है तो वे ऐसा लापरवाही से नहीं कर रहे होते हैं। वे आपको बता रहे हैं कि हवा के इस स्तंभ में नमी का भार वास्तव में असाधारण है। केवल मौसम के लिए असामान्य नहीं, केवल औसत से ऊपर नहीं, बल्कि सांख्यिकीय रूप से चरम। Z स्कोर की गणना सीधी है। देखे गए मान से जलवायु संबंधी माध्य घटाएं, मानक विचलन से विभाजित करें। लगभग 5 का परिणाम का मतलब है कि अवलोकन सामान्य से 5 मानक विचलन इकाइयों ऊपर है। यहां तक कि मोटी पूंछ वाले वायुमंडलीय वितरणों के साथ भी 5 का Z स्कोर एक ऐसे संकेत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अकेले यादृच्छिक भिन्नता से समझाना मुश्किल है। तो वो नमी कहां से आई? इसका उत्तर सीधे इस सबको चलाने वाली केंद्रीय संरचना से जुड़ता है, एक वायुमंडलीय नदी। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से केंद्रित जलवाष्प परिवहन का एक संकीर्ण गलियारा प्रशांत महासागर से अंतर्देशीय रूप से प्रवाहित किया जा रहा था और सीधे कैलिफोर्निया और व्यापक दक्षिण पश्चिम की ओर लक्षित था, क्योंकि वह नमी का गुच्छा सिएरा नेवादा और रॉकीज की स्थलाकृति से टकराया और जैसे ही गर्त के गुजरने से जुड़ा गतिशील उत्थापन ठीक सही स्थान पर ऊर्ध्वाधर गति को अधिकतम कर रहा था, नमी असाधारण मात्रा में वायुमंडल से बाहर निकल गई। नमी परिवहन, स्थलाकृतिक बल और गतिशील उत्थापन का संरेखण लगभग इष्टतम था। ये ठीक उसी तरह का अभिसरण है जिसकी आप एक प्रवर्धित रिच-ट्रफ कॉन्फ़िगरेशन से उम्मीद करेंगे, जिसमें एक तीव्र दबाव ढाल यांत्रिक बल प्रदान करता है। क्या रॉकीज के साथ वायुमंडलीय नदी की बातचीत समय के साथ तेज हो रही है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शोधकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कुछ अध्ययनों में डेटा सुझावात्मक है, लेकिन ये एक सुलझा हुआ प्रश्न नहीं है और एक घटना कुछ भी साबित नहीं करती। 25 फरवरी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नमी की विसंगति यादृच्छिक नहीं थी। ये उसी प्रवर्धित तरंग पैटर्न द्वारा उत्पन्न हुई थी जो बोर्ड पर हर दूसरी चरम स्थिति पैदा कर रहा था। 5 सिग्मा संकेत एक स्वतंत्र जिज्ञासा नहीं था, ये उसी इंजन का एक लक्षण था जिसे हम तब से ट्रैक कर रहे हैं जब से उस स्क्रीन पर पहली चेतावनी संख्या दिखाई दी थी। और वो इंजन पृथ्वी पर सबसे शत्रुतापूर्ण समुद्री वातावरण में से एक में हजारों मील उत्तर पश्चिम में कुछ उल्लेखनीय रूप से समान कर रहा था, जबकि कोलोराडो 3 एक साथ आपात स्थितियों का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा था। एक दूसरे से 100 मील के भीतर अलास्का की खाड़ी में कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था जो ग्रह पर कहीं और सुर्खियों में छा जाता।
समुद्री क्षेत्रों में एक साथ 6 अलग-अलग तूफान बल वाली हवा की चेतावनी जारी की गई, जिसमें 55 से 65 समुद्री मील की निरंतर हवाएं और 17 से 20 फीट या उससे अधिक ऊंची लहरें थीं। वे उष्णकटिबंधीय तूफान की स्थितियां नहीं हैं। समुद्री संदर्भ में तूफान बल वाली हवा की चेतावनी तब जारी की जाती है जब समुद्र के पानी पर निरंतर सतह की हवाएं 64 समुद्री मील तक पहुंचती हैं या उससे अधिक होती हैं। ये वही हवा की गति सीमा है जो सैफिर सिम्पसन पैमाने द्वारा एक उष्णकटिबंधीय तूफान को परिभाषित करती है। लेकिन गर्म कोर संरचना, सर्पिल बैंड या उष्णकटिबंधीय उत्पत्ति के बिना अलास्का की खाड़ी के तूफान में इसके बजाय एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जो उसी रॉसबी तरंग चाप से फैली ऊपरी स्तर की गर्त के प्रभाव में तेजी से गहरा हो गया था, जो निचले 48 को प्रभावित कर रहा था। गर्त से जुड़ा ऊपरी विचलन वायुमंडलीय निकासी प्रदान करता था, जिसने सतह के दबाव को तेजी से गिरने दिया, जिससे एक विशान खिंचाव वाले जल निकाय पर एक शक्तिशाली सतह निम्न का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है कि हवा में लहरें बनाने के लिए खुले समुद्र में एक बहुत लंबी निर्बाध दौड़ थी। 17 से 20 फुट ऊंची लहरें तब बनती हैं जब आप तूफान बल वाली हवाओं को पहले से ही अशांत जल वातावरण पर उस तरह के खिंचाव के साथ जोड़ते हैं। इन चेतावनियों पर गंभीरता रेटिंग अत्यधिक थी, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। ये उपलब्ध उच्चतम स्तर था। उन चेतावनियों के साथ 84 भारी जमने वाले स्प्रे की चेतावनी भी थी, जो किसी भी चेतावनी श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या थी। उस दिन पूरे राष्ट्रीय इन्वेंट्री में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की दर से जमने वाला स्प्रे पोत की सतहों पर इतनी तेजी से जमा होता है कि जहाज की उत्प्लावकता और स्थिरता को बदल सकता है। ये उच्च अक्षांश समुद्री वातावरण में पोत के नुकसान के प्रमुख कारणों में से एक है। उस प्रकार की 84 एक साथ चेतावनियां भौगोलिक रूप से खाड़ी में एक असाधारण समुद्री खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी अवधि के आसपास अलास्का के निकोल्स्की के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया था, जो तूफान से संबंधित नहीं था। लेकिन ये याद दिलाने के लिए उल्लेखनीय है कि जिस क्षेत्र को तूफान प्रभावित कर रहा था, वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय और मौसम संबंधी शत्रुतापूर्ण वातावरण में से एक है। अलास्का की खाड़ी के तूफान को मेक्सिको की खाड़ी या अटलांटिक में एक तुलनीय घटना की तुलना में बहुत कम ध्यान मिलता है, आंशिक रूप से इसकी दूरदर्शिता के कारण और आंशिक रूप से क्योंकि इसके प्रभाव घनी आबादी वाले तटों के बजाय मुख्य रूप से वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाले जहाजों और मालवाहक जहाजों पर पड़ते हैं। लेकिन उस तूफान का वायुमंडलीय महत्व बिल्कुल भी दूरस्थ नहीं है। ये उसी गोलार्ध रॉसबी तरंग चाप की प्रशांत अभिव्यक्ति थी, जो एक साथ कोलोराडो में आग का खतरा, कैलिफोर्निया में बाढ़ और दक्षिण पश्चिम में असामान्य गर्मी पैदा कर रही थी। रिज-स्ट्रफ पैटर्न की कोई सीमा नहीं होती। ये तटरेखाओं का सम्मान नहीं करता। ये अलास्का की खाड़ी से लेकर उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। अवशिष्ट ठंडा गुंबद और हमने जिन सभी चरम स्थितियों पर चर्चा की है, वे उसी तरंग संरचना के भीतर मौजूद थीं। ये हमें उस राज्य तक ले जाता है जिसे 25 फरवरी को रिज और ट्रफ के बीच की सीमा से साफ साफ 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था। ये एक ऐसा राज्य था जहां उत्तर में एक साथ बाढ़ आ रही थी और दक्षिण में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही थी। कैलिफोर्निया में हमेशा की तरह पैटर्न के आंतरिक विरोधाभास की सबसे नाटकीय अभिव्यक्ति थी। कैलिफोर्निया मौसम के पैटर्न से कुछ नियमितता के साथ विभाजित होता है। राज्य लंबा, भौगोलिक रूप से जटिल और जलवायु संबंधी रूप से इतना विविध है कि उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया एक सामान्य सप्ताह में एक साथ वास्तव में अलग अलग मौसम का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन 25 फरवरी 2026 को जो हो रहा था, वो एक सामान्य विभाजन नहीं था। ये उसी रिज-स्ट्रफ सीमा का एक प्रदर्शन था जो पहले से ही कोलोराडो को विभाजित कर रहा था और अलास्का के समुद्री वातावरण को निचले 48 की स्थितियों से अलग कर रहा था। उत्तरी कैलिफोर्निया में नदियां तेजी से बह रही थीं। ईल नदी पहले से ही मध्यम बाढ़ के चरण में थी, जिसमें जलस्तर बुनियादी ढांचे को खतरा दे रहा था और आपातकालीन प्रबंधकों को हम्बोल्ट काउंटी के कुछ हिस्सों में निकासी सलाह जारी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। रूसी, नवारो और सैक्रामेंटो नदियां मामूली बाढ़ के चरण में थीं या उसके करीब थीं, जिसमें ऊपरी धारा के गेज रीडिंग से पता चलता है कि दोपहर और रात भर स्थिति बढ़ती रहेगी। इन नदी प्रणालियों को पोषित करने वाली नमी की धारा वही वायुमंडलीय नदी थी जिसके बारे में हमने बात की थी। कोलोराडो की अवक्षेपण योग्य जल विसंगति के संदर्भ में जल वाष्प परिवहन का वही गलियारा जो रॉकीज के ऊपर सामान्य से 5 मानक विचलनों से ऊपर वायुमंडल को भर रहा था, पहली बार उत्तरी कैलिफोर्निया में भूस्खलन कर रहा था, जिससे ऐसे भूभाग पर भारी मात्रा में वर्षा हो रही थी जो पानी को उन नदी घाटियों में तेजी से पहुंचाता है।
वायुमंडलीय नदियां अपनी मूल संरचना में अपेक्षाकृत संकरे गलियारे होती हैं, आमतौर पर कुछ 100 मील चौड़ी लेकिन संभावित रूप से कुछ हजार मील लंबी, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जलवाष्प का परिवहन करती हैं, अमेज़न नदी के औसत प्रवाह के बराबर या उससे अधिक दरों पर। जब वे तटीय पहाड़ों और सिएरा नेवादा से टकराते हैं तो मजबूर आरोहण उस नमी को तेजी से निकालता है। उत्तरी कैलिफोर्निया सामान्य तौर पर वायुमंडलीय नदी की घटनाओं के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है, लेकिन इसकी तीव्रता अवक्षेपण योग्य जल डेटा में प्रलेखित असामान्य नमी लोडिंग द्वारा प्रवर्धित उस जल निकासी बुनियादी ढांचे से परे जा रही थी जिसे आसानी से संभाला जा सकता था। फिर आप दक्षिण की ओर ड्राइव करते हैं, अपेक्षाकृत रूप से उतना भी दक्षिण नहीं, सैक्रामेंटो घाटी को पार करते हैं, सेंट्रल वैली की तलहटी में पहुंचते हैं, अनुप्रस्थ पर्वतमालाओं को पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते रहते हैं और आप एक पूरी तरह से अलग वातावरण में प्रवेश करते हैं। 25 फरवरी को दक्षिणी कैलिफोर्निया रिज अवतलन की गर्म, शुष्क, नीचे उतरती हवा के नीचे था, जो वायुमंडल के ऊपरी स्तरों से सतह की ओर हवा का धीमा डूबना है। ये हवा को रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करता है, इसे गर्म करता है और बादल बनने को दबाता है। परिणाम स्वरूप बादल रहित आसमान, कम आर्द्रता और लॉस एंजलिस बेसिन में तापमान 80 के दशक के मध्य से ऊपरी स्तर तक था, जिसमें कुछ आंतरिक घाटी स्थानों में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच रहा था। फरवरी के अंतिम सप्ताह में दक्षिणी कैलिफोर्निया में फरवरी के अंत में 88 से 90 डिग्री का तापमान उस तारीख के लिए जलवायु संबंधी सामान्य से 20 डिग्री से अधिक की विसंगति को दर्शाता है। सामान्य से 20 डिग्री ऊपर होना केवल एक गर्म दिन नहीं है। एक संपीड़ित, देर सर्दी के वातावरण में, एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले से ही साल भर आग के मौसम में रहता है, सामान्य से 20 डिग्री ऊपर होना चिंता की एक अलग श्रेणी है। नमी से भरी बाढ़ वाले उत्तर और गर्म, शुष्क, नीचे उतरते दक्षिण के बीच का ढाल इतना तीव्र था कि आप सिद्धांत में कुछ घंटों में इससे होकर ड्राइव कर सकते थे, गैस के लिए रुके बिना। बाढ़ आपातकाल से गर्मी की चेतावनी में संक्रमण करते हुए उस सीमा की तीक्ष्णता स्वयं पैटर्न आयाम का एक हस्ताक्षर है। एक अधिक विशिष्ट शीतकालीन पैटर्न में कैलिफोर्निया की मौसम प्रणालियां धीरे धीरे मिश्रित और परिवर्तित होती हैं। जब एक प्रवर्धित रिज एक अच्छी तरह से परिभाषित गर्त के खिलाफ मजबूती से बैठा होता है तो उनके बीच की सीमा संपीड़ित हो जाती है। ये एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां वायुमंडलीय स्थितियां कम दूरी पर तेजी से बदलती हैं और जहां दोनों तरफ के खतरे एक साथ चरम मूल्यों पर होते हैं। क्या पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में रिज की दृढ़ता बढ़ रही है? कुछ शोध ने आर्कटिक प्रवर्धन, ध्रुवीय क्षेत्रों के त्वरित तापन और उच्च दबाव वाले रिज के अधिक स्थिर होने की प्रवृत्ति के बीच एक संबंध की ओर इशारा किया है। पश्चिमी प्रशांत और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में परिकल्पना ये है कि जैसे जैसे आर्कटिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में तेजी से गर्म होता है, जेट स्ट्रीम को चलाने वाला तापमान ढाल कमजोर हो जाता है और जेट स्ट्रीम बड़े, धीमी गति से चलने वाले घुमाव विकसित करके प्रतिक्रिया करती है। बड़े घुमावों का मतलब उच्चायाम वाली रॉसबी तरंगें हैं। उच्चायाम वाली तरंगों का मतलब अधिक लगातार रिज और गर्त हैं, जो लंबे समय तक अपनी जगह पर बने रहते हैं, जिससे उनके नीचे के क्षेत्रों पर उनके प्रभाव बढ़ जाते हैं। उस परिकल्पना पर विवाद है, ये स्थापित विज्ञान नहीं है। ऐसे वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं जो दृढ़ता से तर्क देते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता, विशेष रूप से अल नीनो दक्षिणी दोलन और प्रशांत दशकीय दोलन के बीच की बातचीत, पृष्ठभूमि जलवायु स्थिति में किसी भी बदलाव की आवश्यकता के बिना इस तरह के पैटर्न उत्पन्न कर सकती है। दोनों स्थितियों को सहकर्मी समीक्षित समर्थन प्राप्त है। किसी ने भी निश्चित रूप से बहस नहीं जीती है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 25 फरवरी 2026 को रिज वहां था, गर्त वहां था। उनके बीच की सीमा कैलिफोर्निया को 2 हिस्सों में काट रही थी। वही पैटर्न एक साथ अलर्ट बोर्ड के बाकी हिस्सों को चला रहा था, उस पर सभी 616 आइटम और 93 मिलियन मील दूर। कुछ इस कहानी में एक परत जोड़ रहा था, जो या तो एक उल्लेखनीय संयोग है या एक प्रश्न चिन्ह जिसका विज्ञान ने अभी तरह से उत्तर नहीं दिया है। 25 फरवरी 2026 को सौर डिस्क लगभग बेदाग थी। सक्रिय क्षेत्र न्यूनतम थे। सौर ज्वाला की संभावना, एक सौर विस्फोट से एक महत्वपूर्ण एक्सरे फट की संभावना सौर गतिविधि के मानक माप के अनुसार 0% पर थी। अंतरिक्ष मौसम में ये एक शांत दिन होना चाहिए था। फिर भी सौर हवा लगभग 539 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही थी। केपी इंडेक्स, भूचुंबकीय गड़बड़ी का वैश्विक माप, KP4 तक पहुंच गया था। ये सक्रिय भूचुंबकीय स्थितियों की निचली सीमा है। भूतुल्यकालिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को 13,748 कण प्रवाह इकाइयों पर मापा गया था।
ये उपग्रह ऑपरेटरों द्वारा लॉग और मॉनिटर किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से ऊंचा था। आप एक बेदाग सूर्य से सक्रिय भूचुंबकीय स्थितियां कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर है कोरोनल होल। एक कोरोनल होल सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का एक क्षेत्र है। ये वो जगह है जहां चुंबकीय क्षेत्र अपने आप पर वापस लूप करने के बजाय अंतरिक्ष में बाहर की ओर खुलता है। इन खुली क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से सौर हवा बढ़ी हुई गति से निकलती है। यह आवेशित कणों की एक धारा को बाहर की ओर ले जाता है, जो जब पृथ्वी निर्देशित होता है तो ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के साथ बातचीत कर सकता है। ये सौर ज्वालाओं या कोरोनल मास इजेक्शन की पूर्ण अनुपस्थिति में भी भूचुंबकीय गतिविधि उत्पन्न कर सकता है। ज्वाला प्रेरित अंतरिक्ष मौसम अचानक और नाटकीय होता है। ये एक संक्षिप्त तीव्र विस्फोट है, जिसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जो यदि पृथ्वी से टकराता है तो तेजी से तूफान की शुरुआत कर सकता है। इससे घंटों से लेकर दिनों के भीतर महत्वपूर्ण भूचुंबकीय गड़बड़ी हो सकती है। कोरोनल होल प्रेरित अंतरिक्ष मौसम अलग होता है। यह धीमा, अधिक टिकाऊ होता है और सूर्य के स्वयं के लगभग उसी 27 दिवसीय घूर्णन चक्र पर बार बार होता रहता है। यदि आज कोई कोरोनल होल पृथ्वी की ओर है तो ये लगभग 27 दिनों के बाद फिर से पृथ्वी की ओर होगा, जब तक कि वो होल विकसित या समाप्त न हो गया हो। इस बीच कोरोनल होल प्रेरित सौर पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम व्यवहार या शोभमंडलीय मौसम पैटर्न से जोड़ने वाला कोई पुष्ट तंत्र नहीं है। जब यह संबंध प्रस्तावित किया जाता है तो यह सक्रिय अनुसंधान और विवादित दावों की श्रेणी में आता है। यहां ईमानदार स्थिति यह है कि 25 फरवरी को केंद्रित 3 लगातार दिनों में एक बढ़ी हुई सौर पवन धारा द्वारा उत्पन्न भूचुंबकीय गतिविधि एक कोरोनल होल से एक असाधारण रूप से प्रवर्धित वायुमंडलीय पैटर्न के साथ मेल खाती थी, जिससे 616 एक साथ मौसम अलर्ट जारी हुए। क्या ये कारण था? कोई सबूत इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता। क्या यह संयोग था? लगभग निश्चित रूप से। क्या ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर ध्यान देना चाहिए, ये देखते हुए कि ये चैनल मौजूद है? ठीक उन सवालों पर ध्यान देने के लिए जो मुख्य धारा की कवरेज हमेशा पूछने के लिए नहीं रुकती। हाँ, ऐसा ही है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वायुमंडलीय पैटर्न और भूचुंबकीय गतिविधि दोनों एक संरचनात्मक विशेषता साझा करते हैं। वे उच्च निरंतर ऊर्जा इनपुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक संक्षिप्त उछाल के बाद आधार रेखा पर लौटने के बजाय सौर पवन धारा 1 घंटे की घटना नहीं थी। ये एक स्थायी कोरोनल होल संरचना से कई दिनों तक चलने वाला प्रवाह था, और वायुमंडलीय पैटर्न भी एक दिन की घटना नहीं थी। ये बर्फीले तूफान से पहले शुरू हुआ, बर्फीले तूफान के दौरान बना रहा, बर्फीले तूफान के बाद खुद को फिर से संगठित किया, और 25 फरवरी तक बर्फीले तूफान के चरम से भी अधिक एक साथ अलर्ट उत्पन्न कर रहा था। 2 अलग अलग प्रणालियों में निरंतरता 2 अलग अलग पैमानों पर काम कर रहा है, और अब से लगभग 27 दिनों में उस कोरोनल होल का विकास, इस तस्वीर का सौर घटक फिर से देखने लायक हो सकता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य लगभग हर 27 दिनों में एक बार घूमता है। तकनीकी रूप से एक नक्षत्र घूर्णन अवधि लगभग 25 दिनों की होती है, लेकिन पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूम रही है, इसलिए हमारे दृष्टिकोण से स्पष्ट घूर्णन 27 के करीब है। कोरोनल होल सूर्य के साथ घूमते हैं। यदि आज कोई कोरोनल होल अपनी सौर पवन धारा को पृथ्वी की ओर निर्देशित करने के लिए अच्छी स्थिति में है, तो प्रति 27 दिनों में एक चक्र की सरल आवृत्ति गणना मार्च के अंत के आसपास एक संभावित पुनरावृत्ति विंडो का सुझाव देती है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। कोरोनल होल विकसित होते हैं। वे एक घूर्णन अवधि में सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं। सौर चक्र 25, जिसके हम घट्टे चरण में हैं, में आमतौर पर कोरोनल होल के कुछ अधिक प्रमुख होने की उम्मीद है, क्योंकि सक्रिय क्षेत्रों से गतिविधि कम हो जाती है। ये उस अवलोकन के अनुरूप है जो हम एक धब्बे रहित या लगभग धब्बे रहित डिस्क के साथ कर रहे हैं। क्या 25 फरवरी को बढ़ी हुई सौर पवन के लिए जिम्मेदार विशिष्ट होल एक और घूर्णन के माध्यम से पृथ्वी निर्देशित ज्यामिति को बनाए रखेगा? यह इस बिंदु पर वास्तव में अज्ञात है, लेकिन यह एक निगरानी विंडो है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और यह यहाँ व्यापक विषय को पुष्ट करता है। ये ऐसे पैटर्न नहीं हैं जो अचानक बढ़ते और गायब हो जाते हैं। ये ऐसे पैटर्न हैं जो बने रहते हैं, बार बार होते हैं और जटिल होते जाते हैं। वही निरंतरता जो एक आवर्ती कोरोनल होल को प्रासंगिक बनाती है, ठीक वही है जो वायुमंडलीय पैटर्न को इतना महत्वपूर्ण बनाती है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं। जो हमें इस सवाल पर लाता है, ये पूरी कहानी इसी बात की ओर बढ़ रही है कि हम 25 फरवरी 2026 को क्या देख रहे हैं। क्या ये सामान्य वायुमंडलीय विविधताओं के भीतर एक प्राकृतिक उतार चढ़ाव है, या ये इस बात का प्रमाण है कि वायुमंडल कैसे काम करता है, इसमें कुछ बदलाव आ रहा है?
उस प्रश्न को किसी भी दिशा में एक खारिज करने वाले उत्तर से अधिक की आवश्यकता है। सेक 16 एक साथ अलर्ट और तूफान के समाप्त होने के बाद भी अलर्ट की संख्या बढ़ गई, जिसे कथित तौर पर इसे चला रहा था। आइए इस पर थोड़ी देर विचार करें, क्योंकि ये वो विवरण है जिस पर इस समय वायुमंडलीय विज्ञान में सबसे गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और ये वो विवरण है जो अक्सर खो जाता है जब मीडिया कवरेज उन्हें उत्पन्न करने वाली प्रणाली के बजाय व्यक्तिगत चरम सीमाओं को ट्रैक करता है। एक संयुक्त चरम घटना को व्यापक रूप से कई चरम मौसम या जलवायु घटनाओं के संयोग या तेजी से उत्तराधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अकेले किसी भी व्यक्तिगत घटना की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करते हैं। पिछले दशक में अनुसंधान में इस अवधारणा को महत्वपूर्ण गति मिली है, ठीक इसलिए क्योंकि बुनियादी ढांचा, आपातकालीन प्रबंधन और अनुकूलन योजनाएं एकल खतरे के परिदृश्यों के लिए डिजाइन की जाती हैं। एक प्रमुख बर्फीले तूफान को संभालने के लिए डिजाइन किया गया पावर ग्रिड तब अभिभूत हो सकता है जब वो बर्फीला तूफान एक ऐसी हवा की घटना के ऊपर आता है जिसने पहले ही सिस्टम पर दबाव डाल दिया हो। एक प्रमुख वायुमंडलीय नदी के लिए डिजाइन की गई बाढ़ नियंत्रण प्रणाली विफल हो सकती है यदि जल क्षेत्र पहले से ही पिछली वर्षा घटना से संतृप्त हो। बर्फीले तूफान की प्रतिक्रिया के लिए तैनात आपातकालीन संसाधन एक साथ जंगल की आग निकासी, समुद्री खोज और बचाव अभियान और बाढ़ आपातकालीन समन्वय का प्रबंधन नहीं कर सकते। 25 फरवरी को 616 अलर्ट वे एक ही समस्या के 616 संस्करण नहीं थे। वे तूफान बल वाली समुद्री हवा, तटीय बाढ़, नदी बाढ़, बर्फीले तूफान और शीतकालीन तूफान में वितरित थे। वे तेज हवा, रेड फ्लैग, आग और अत्यधिक गर्मी श्रेणियों में भी वितरित थे। उस बहुश्रेणी वितरण का मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया वास्तुकला से एक साथ वास्तव में विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों को संबोधित करने के लिए कहा जा रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संसाधन आवश्यकताओं के साथ बाढ़ बचाव में मदद के लिए अग्निशमन विमानों को नहीं खींचा जा सकता। समुद्री तटरक्षक संपत्तियों को पहाड़ हिमस्खलन बचाव में सहायता के लिए पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता। अब यहां एक वैध चेतावनी आवश्यक है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दशकों से अपनी चेतावनी श्रेणियों का काफी विस्तार और परिष्करण किया है। समय के साथ चेतावनी गणना में किसी भी वृद्धि का कुछ हिस्सा पता लगाने, मॉडलिंग और नई चेतावनी प्रकारों के संस्थागतकरण में सुधारों को दर्शाता है। ये केवल वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव के बजाय है। चेतावनी मुद्रास्फीति वास्तविक है और जो कोई भी इसे अनदेखा करता है वो आपके साथ सीधा नहीं है। हमें इसके बारे में ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन 25 फरवरी की चेतावनियों का बहुश्रेणी प्रसार श्रेणी मुद्रास्फीति के उत्पाद के रूप में खारिज करना कठिन है। घटनाएं स्वयं डकोटा हिल में 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके, ईल नदी में बाढ़ के स्तर का उल्लंघन, अलास्का में तूफान बल समुद्री चेतावनी, उत्तरी कैलिफोर्निया की वायुमंडलीय नदी, दक्षिणी कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड के करीब गर्मी, वास्तविक मापने योग्य उपकरण सत्यापित घटनाएं हैं और उनकी समकालिकता भी। ये एक ही दबाव ढाल अधिरचना से जुड़ा है जो 25 फरवरी को मिश्रित चरम अनुसंधान के लिए एक वैध केस स्टडी बनाता है। अनुसंधान क्या पूछता है और अभी तक निश्चित रूप से जवाब नहीं दिया है, वो ये है कि क्या 25 फरवरी जैसी घटनाएं आवृत्ति, तीव्रता या भौगोलिक दायरे में बढ़ रही हैं। ये इस तथ्य से और अधिक जटिल हो जाता है कि जो मायने रखता है वो औसत स्थिति, माध्य नहीं बल्कि भिन्नता हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें फरवरी का औसत तापमान 1 डिग्री गर्म है, बुनियादी ढांचे के लिए उस दुनिया की तुलना में कम परिणामी हो सकता है जिसमें सप्ताह दर सप्ताह तापमान के उतार चढ़ाव का आयाम बढ़ गया है। भले ही माध्य में नाटकीय रूप से बदलाव न आया हो, तेज विरोधाभास न केवल गर्म औसत देखने के लिए अधिक परिणामी संकेत हो सकते हैं। कुछ दिन पहले के बर्फीले तूफान के बाद से ये पैटर्न शिथिल नहीं हुआ है, इसने पुनर्गठन किया है, इसने अपना आयाम बनाए रखा है, अपने खतरे वाले क्षेत्रों को घुमाया है और बर्फीले तूफान के चरम पर जितनी चेतावनी दी थी उससे अधिक कुल चेतावनी बर्फीले तूफान के बाद के चरण में उत्पन्न की है। वो दृढ़ता है और दृढ़ता मिश्रित चरम सीमाओं के संदर्भ में वही है जो व्यक्तिगत घटनाओं को निरंतर बुनियादी ढांचा तनाव में बदल देता है। जेट स्ट्रीम इन सबका नियंत्रक है। और क्या जेट स्ट्रीम बदल रही है या हम केवल इसकी परिवर्तनशीलता की प्राकृतिक सीमा का अनुभव कर रहे हैं? ये इस समय वायुमंडलीय विज्ञान में सबसे अधिक विवादास्पद और महत्वपूर्ण बहसों में से एक है। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में तेजी से चलने वाली हवा की एक संकीर्ण पट्टी है जो ग्रह के उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच तापमान के अंतर से संचालित होती है। यह आमतौर पर 25,000 और 45,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है
और ये वो संगठनात्मक संरचना है जो निर्धारित करती है कि तूफान के मार्ग कहाँ विकसित होते हैं, जहां ठंडी हवा के द्रव्यमान दक्षिण की ओर धकेलते हैं, जहां गर्म हवा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और सामान्य परिस्थितियों में प्रवाह द्वारा नीचे की ओर बहने से पहले कोई भी दिया गया मौसम पैटर्न कितने समय तक बना रहता है। जेट स्ट्रीम मोटे तौर पर एक क्षेत्रीय प्रवाह बनाए रखती है। मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम की ओर चलती है, जिसमें मामूली उत्तर और दक्षिण की ओर उतार चढ़ाव होते हैं। रॉसबी तरंगे हमेशा जेट में मौजूद होती हैं, लेकिन उनका आयाम और चरण गति ये निर्धारित करती है कि कोई भी दिया गया मौसम पैटर्न कितना चरम और कितना स्थायी हो जाता है। बड़े आयाम की तरंगे गहरे रिज और गर्त विकसित करती हैं। धीमी गति से चलने वाली तरंगे उन रिज और गर्तों को लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर बने रहने देती हैं। लगातार रिज और गर्त का मतलब लगातार मौसम है। लगातार रिज के तहत लंबे समय तक सूखा, लगातार गर्त के तहत विस्तारित ठंड के झटके, उन प्रणालियों से बार बार बाढ़ जो एक ही गलियारे में आती रहती हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में वैज्ञानिक बहस एक परिकल्पना पर केंद्रित है जिसने पिछले 15 वर्षों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, जो जेनिफर फ्रांसिस और स्टीवन वावरस सहित शोधकर्ताओं से जुड़ी है। मुख्य तर्क ये है, जैसे जैसे आर्कटिक ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म होता है, आर्कटिक प्रवर्धन नामक एक घटना जो अवलोकन के रूप में अच्छी तरह से प्रलेखित है, उष्णकटिबंधीय और आर्कटिक के बीच तापमान ढाल कमजोर हो जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम की गति थर्मल पवन संतुलन के माध्यम से उस ढाल से बंधी है। एक कमजोर ढाल एक धीमी, अधिक घुमावदार जेट उत्पन्न करता है। एक धीमी, अधिक घुमावदार जेट बड़े आयाम की रॉसबी तरंगे विकसित करता है। बड़े आयाम की तरंगे अधिक धीरे चलती हैं, अधिक समय तक बनी रहती हैं और उनके नीचे अधिक तीव्र प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यदि ये परिकल्पना सही है तो ये दीर्घकालिक वैश्विक तापमान परिवर्तन और प्रवर्धित स्थायी प्रकार के बीच एक यांत्रिक संबंध प्रदान करेगी। बहुखतरा वायुमंडलीय पैटर्न जो हमने 25 फरवरी 2026 को देखा था, ये सुझाव देगा कि ऐसी घटनाएं न केवल वार्मिंग, न केवल व्यक्तिगत चरम सीमाएं, बल्कि उच्च आयाम वाली धीमी गति से चलने वाली तरंग पैटर्न द्वारा संचालित विरोधाभासी चरम सीमाओं का एक साथ ढेर होना पृष्ठभूमि की स्थिति विकसित होती रहने पर अधिक सामान्य हो सकता है। लेकिन परिकल्पना विवादास्पद है और वो विवाद वैध है। कुछ शोध समूह तर्क देते हैं कि जेट स्ट्रीम के घुमाव के लिए अवलोकन संबंधी साक्ष्य, डेटा सेट और समय अवधि में असंगत हैं। अन्य तर्क देते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता, विशेष रूप से एल नीनो का चरण, दक्षिणी दोलन और प्रशांत दशकीय दोलन, जो उत्तरी अमेरिका पर रिज और गर्त की स्थिति को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं जो आर्कटिक प्रवर्धन परिकल्पना द्वारा भविष्यवाणी किए गए पैटर्न से अप्रभेद्य हैं। जलवायु पृष्ठभूमि स्थिति में किसी भी बदलाव की आवश्यकता के बिना एक गहरा लानिना या एक सकारात्मक प्रशांत दशकीय दोलन चरण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक लगातार रिज और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक लगातार गर्त को हफ्तों तक बनाए रख सकता है, ठीक उसी तरह का विभाजन उत्पन्न करता है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक बहस को वास्तव में कठिन बनाता है, क्या ये सिग्नल टू नॉइज समस्या है? जलवायु प्रणाली शोरगुल वाली है, प्राकृतिक परिवर्तनशीलता बड़ी है। तरंग आयाम या जेट स्ट्रीम गति में एक प्रवृत्ति का पता लगाना प्राकृतिक उतार चढ़ाव से सांख्यिकीय रूप से भिन्न है। इसके लिए या तो बहुत लंबे डेटा रिकॉर्ड या बहुत स्पष्ट संकेतों की आवश्यकता होती है, और साहित्य में वर्तमान में महत्वपूर्ण असहमति है। क्या जेट स्ट्रीम पर आर्कटिक प्रवर्धन का संकेत अभी तक पता लगाने योग्य है? शोर से ऊपर जो विवाद में नहीं है वह यह है कि 25 फरवरी को हमने जो पैटर्न देखा वह बर्फीले तूफान के बाद हल नहीं हुआ। ये बना रहा, ये विकसित हुआ। इसने अपने खतरे के वितरण को पुनर्गठित किया, अपनी मौलिक आयाम को खोए बिना। रिज वही रहा जहां वो था, ट्रफ वहीं रहा जहां वो था। उनके बीच का ढाल, जो हमने वर्णित हर चीज का इंजन है, 616 एक साथ सक्रिय चेतावनी उत्पादों को सक्रिय और बढ़ता रखने के लिए पर्याप्त तीव्र बना हुआ है। क्या वो निरंतरता जलवायु प्रणाली में कुछ नया का संकेत है, या प्राकृतिक परिवर्तनशीलता की एक विशेष रूप से तीव्र अभिव्यक्ति? उस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन ये वो प्रश्न है जिसे 25 फरवरी 2026 वैज्ञानिक समुदाय को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ एक अंतर है जो शायद ही कभी मौसम कवरेज में आता है, लेकिन ये समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा हो सकती है कि 25 फरवरी जैसा पैटर्न वास्तव में हमें जलवायु प्रणाली के कहाँ जा रही है इसके बारे में क्या बताता है। जब हम लोकप्रिय कवरेज में जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो हम औसत के बारे में बात करते हैं। औसत तापमान बढ़ रहा है, औसत समुद्री स्तर बढ़ रहा है,
और औसत वर्षा पैटर्न बदल रहे हैं। ये औसत बदलाव वास्तविक, प्रलेखित और परिणामी है। लेकिन एक दूसरा सांख्यिकीय आयाम है जो बुनियादी ढांचे, आपातकालीन प्रबंधन और वायुमंडल में रहने के दिन प्रतिदिन के अनुभव के लिए अधिक मायने रख सकता है। विचरण। एक विचरण बदलाव का मतलब है कि परिणामों का वितरण फैल रहा है, कि दोनों सिरों पर चरम सीमाएं अधिक चरम हो रही हैं, भले ही औसत में नाटकीय रूप से बदलाव ना हो। बढ़े हुए वायुमंडलीय विचरण वाली दुनिया में आपको सिर्फ गर्म औसत नहीं मिलते, आपको बड़े उतार चढ़ाव मिलते हैं। आपको अधिक तीव्र गर्मी की लहरों के साथ साथ अधिक तीव्र शीत लहरें मिलती हैं। आपको अधिक लंबे सूखे के साथ साथ भारी वर्षा की घटनाएं मिलती हैं। आपको कम दूरी में बड़े तापमान विरोधाभास मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको प्रवर्धित रिच ट्रफ विन्यास मिलते हैं जो 100 डिग्री के महाद्वीपीय तापमान फैलाव और 616 एक साथ चेतावनी उत्पन्न करते हैं। जलवायु प्रणाली अरेखीय है। पृष्ठभूमि की स्थितियों में छोटे बदलाव चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में असंगत रूप से बड़े बदलाव पैदा कर सकते हैं। ये कहने जैसा नहीं है कि वायुमंडल प्रलयकारी हो रहा है। ये कह रहा है कि यदि प्रणाली का विचरण बढ़ रहा है, यदि औसत के दोलन आयाम में बड़े हो रहे हैं, तो वायुमंडलीय स्थितियों की ऐतिहासिक सीमा को संभालने के लिए डिजाइन किया गया बुनियादी ढांचा चुनौती दी जा रही है। परिवर्तनशीलता नई सीमा के लिए व्यवस्थित रूप से छोटी पड़ सकती है। 25 फरवरी 2026 लंबी अवधि में उच्च विचरण की ओर एक प्रवृत्ति में एक डेटा बिंदु हो सकता है, या ये एक ऐसी प्रणाली में एक बाहरी घटना हो सकती है जो मौलिक रूप से नहीं बदली है। दोनों संभावनाएं विज्ञान की वर्तमान स्थिति के साथ सुसंगत हैं। जो अस्पष्ट नहीं है वो ये है कि 616 अलर्ट पैटर्न सामान्य पृष्ठभूमि शोर जैसा नहीं लग रहा था, ये संकेत जैसा लग रहा था। क्या वो संकेत हमें वायुमंडल के भविष्य के व्यवहार के बारे में कुछ स्थायी बता रहा है? ये वो प्रश्न है जिसका जवाब ऐसे दिनों के डेटा से अंततः मिलेगा। पैटर्न जारी है जो हमें शुरुआत में वापस लाता है। 616 अलर्ट सक्रिय हैं। बर्फीले तूफान के बाद एक साथ और बढ़ रहा है, जिसकी कहानी खत्म होनी थी। आइए उस संख्या पर एक बार फिर वापस आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मात्रा नहीं है, ये एक प्रणाली की स्थिति का वर्णन है। ये लेखा जोखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने स्थान एक साथ इतनी खतरनाक स्थितियों में थे कि उन्हें औपचारिक 25 फरवरी 2026 को सार्वजनिक चेतावनी की आवश्यकता थी। अलास्का की खाड़ी पर तूफान बल वाली हवाएं समुद्र 20 फीट के करीब पहुंच रहा था। फरवरी के आखिरी सप्ताह में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड के करीब गर्मी 90 डिग्री तक पहुंच रही थी। उत्तरी कैलिफोर्निया में नदियां बाढ़ के स्तर की ओर बढ़ रही थीं। ये नमी के एक ऐसे प्लूम से पोषित था जो इतना असामान्य था कि राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इसे सांख्यिकीय चरम सीमाओं की भाषा में चिन्हित करने के लिए मजबूर महसूस किया। कोलोराडो में एक दूसरे के 100 मील के भीतर 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके, सक्रिय आग का खतरा और 20 इंच बर्फ, पूर्वोत्तर पर बैठा एक ठंडा गुंबद अभी भी क्लिपर्स और झील प्रभाव प्रणालियों से बर्फ पैदा कर रहा था। बर्फीले तूफान का एक शेष भूत जो आगे बढ़ जाना चाहिए था। और अंतरिक्ष में एक कोरोनल होल पृथ्वी के पास से 539 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सौर हवा प्रवाहित कर रहा था, भूचुंबकीय वातावरण को बढ़ी हुई गतिविधि की ओर धकेल रहा था। एक ऐसे सूरज के नीचे जो हर मानक माप से ऐसा लग रहा था जैसे वो लगभग कुछ भी नहीं कर रहा था। उस सूची में हर एक वस्तु, हर एक चेतावनी, हर एक क्षेत्रीय चरम एक प्रवर्धित दबाव ढाल अधिरचना, एक रिज, एक ट्रफ, एक तीव्र तापीय विरोधाभास से जुड़ा हुआ था जो मध्य और पूर्वी महाद्वीप पर आर्कटिक वायु द्रव्यमान से पश्चिमी आंतरिक भाग पर गर्म नम वायु द्रव्यमान तक फैला हुआ था। तंत्र रहस्यमय नहीं है। रॉसबी तरंगे, तापीय पवन संतुलन, दबाव ढाल बल, ये हाशिए के विचार नहीं है, ये वायुमंडलीय गतिशीलता के मूलभूत भौतिकी हैं। वही समीकरण जिनका उपयोग दुनिया भर की मौसम सेवाएं हर दिन पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए करती हैं। जो असामान्य है वो परिमाण है, जो असामान्य है वो निरंतरता है। पैटर्न तब समाप्त नहीं हुआ जब बर्फीला तूफान समाप्त हुआ। ये तब हल नहीं हुआ जब पूर्वी तट पर बर्फ गिरना बंद हो गया। इसने खुद को पुनर्व्यवस्थित किया, अपनी ऊर्जा को पुनर्वितरित किया, इसने अपना रूप बदल लिया। बर्फीले तूफान से एक साथ कई खतरों वाले पैटर्न में बदल गया, जिसने आने वाले दिनों में अलर्ट की संख्या को कम नहीं बल्कि बढ़ाया। वो विकास, वो विवरण है जिस पर ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए। वे आसान जवाबों से असहज थे,
25 फरवरी से आगे देखते हुए दिन 6 और दिन 7 के पूर्वानुमान मॉडल पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हो रहे अगले शीतकालीन तूफान के बारे में समूह समझौते में एक विभाजन दिखा रहे थे। इसका मतलब था कि मौसम विज्ञानी इस बात को लेकर अत्यधिक अनिश्चितता के साथ काम कर रहे थे कि अगली महत्वपूर्ण घटना कहां आएगी और कितनी तीव्र होगी। दक्षिणी कैलिफोर्निया की लगभग रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की विसंगति को सत्यापन की आवश्यकता थी। पूर्वानुमान इतना उल्लेखनीय था कि परिचालन मौसम विज्ञानी बारीकी से देख रहे थे कि क्या मॉडल कुछ वास्तविक पकड़ रहे थे या गर्म चल रहे थे। कुल अलर्ट संख्या, क्या ये सामान्य हो जाएगी? क्या ये बढ़ती रहेगी? 25 फरवरी के बाद के दिनों में उस संख्या का व्यवहार इस बात का सीधा संकेत था कि क्या पैटर्न अपनी तीव्रता बनाए रख रहा था या अंततः शिथिल होना शुरू हो रहा था। और कोरोनल होल, मार्च के अंत में एक अच्छी तरह से स्थित कोरोनल होल स्ट्रीम से 27 दिन बाद बढ़ी हुई सौर हवा और भूचुंबकीय गतिविधि के लिए एक और संभावित निगरानी खिड़की प्रस्तुत करेगा। 25 फरवरी को उन खुले सवालों में से किसी का भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ये मौसम विज्ञान की विफलता नहीं है, ये वैसा ही है जैसा एक वास्तव में जटिल, वास्तव में प्रवर्धित, वास्तव में अनसुलझा वायुमंडलीय पैटर्न वास्तविक समय में दिखता है। हम जो जानते हैं वो ये है, तंत्र समझा गया है, भौतिकी विवाद में नहीं है। रॉसबी तरंग ने ढाल उत्पन्न की। ढाल ने हवाएं, आग की स्थिति, पर्वतीय बर्फ, वायुमंडलीय नदी, संपीड़न वार्मिंग उत्पन्न की, अवतलन गर्मी और समुद्री चक्रवात एक संरचना, इसकी 616 एक साथ अभिव्यक्तियां। हम जो नहीं जानते वो ये है कि क्या इस तरह के पैटर्न अधिक सामान्य, अधिक तीव्र, अधिक लगातार होते जा रहे हैं, या क्या 25 फरवरी 2026 पीछे मुड़कर देखने पर एक परिवर्तनशील प्रणाली में एक बुरा दिन लगेगा, बजाय एक ऐसी प्रणाली के अग्रदूत के जिसकी नियम चुपचाप बदल रहे हैं। डेटा जमा होगा, मॉडलों का मूल्यांकन किया जाएगा, शोध जारी रहेगा, लेकिन यहां वो है जो वायुमंडलीय वैज्ञानिकों को रात भर जगाए रखता है। न तो तूफान खुद, न ही अलर्ट खुद, बल्कि ये संभावना कि वायुमंडल अब केवल एक निश्चित केंद्र के चारों ओर भिन्न नहीं हो रहा है, कि केंद्र भटक रहा हो सकता है, कि दोलन बड़े हो रहे हों, कि जिन घटनाओं को हम चरम कहते हैं वे बढ़ती आवृत्ति पर एक ऐसी सीमा के लिए पूर्वाभ्यास कर रही हों जो कभी एक पीढ़ी में एक बार होने वाली असाधारण घटनाओं के लिए आरक्षित थी। 616 अलर्ट, तंत्र ज्ञात है, परिमाण अनिश्चित है, पैटर्न जारी है, और जो हम समझा सकते हैं और जो हम अभी तक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसके बीच के उस अंतर में कहीं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वायुमंडल ने हमसे कभी पूछा है। हमने अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढा है।